Hello friends, welcome back to my channel Accounting with Charu Agrawal. Today I will discuss one important topic of financial accounting and reporting without understanding of which we can't understand what is financial accounting. Yeah, you guess it right. We want to deal with basic accounting terminologies now. I want to make you understand what are accounting terminologies. There are certain terminologies which are illustrated over here. I had basically categorized them into 5 points. Number one, we will deal with transaction. Then we will discuss what is purchase, sales, purchase return, and sales return. Then we will discuss about discounts and then creditors, debtors, capital, liabilities. After that, assets, accounting period, revenue, profit and loss and expenses, and depreciation. Let's first understand what is transaction. For example, we were dealing in a t-shirt dealing firm. हम टी शर्ट सेल आउट करते हैं. हमारा बिजनेस ये है कि we will deal into t-shirts. Now, any dealing between a buyer and seller which involves money is known as transaction. मैंने आपको ये बोला ही था पहले ही कि बिजनेस में केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी और जो उस बिजनेस से रिलेटेड है. अब हमारी ये गारमेंट कंपनी है जो टी शर्ट में डील करती है, तो बायर सेलर से यानी हमसे टी शर्ट परचेज करके लेके जाएगा, वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन. अब ये ट्रांजैक्शन दो टाइप की हो सकती है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन में जो परचेजर है, जिसने बाय किया है, जो बायर है हमारा, वो हमें कैश पेमेंट कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, he has purchased a t-shirt from us for rupees 300 and 300 was given to us at that particular moment. So this is a cash transaction when payment for goods and services is to be made on the spot. Example, a sale of rupees 300 for cash. And credit transaction is when payment for goods and services is to be made in future. For example, हमारे कस्टमर ने हमसे कह दिया कि भैया अभी पेमेंट नहीं है मेरे पास, आई विल पे यू बैक इन द 30 days. 30 दिन के अंदर मैं आपको पेमेंट दे दूंगा. And we agree to it. So this type of transaction is known as credit transaction. Then we will understand what is purchase, purchase return, sales and sales return. In purchase, there are two parties involved, that are the supplier and business. Supply business ने अपना stock purchase किया, goods purchase किए from the supplier. ठीक है, purchase of goods और merchandise business से purchase किए, तो ये कहलाएगी हमारी परचेज. और अगर ये बिजनेस की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, क्वालिटी अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर गुड्स डैमेज्ड है, तो वो सप्लायर को वापस कर दिए जाते हैं. इसलिए उसको कहते हैं हम परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड इसलिए बिकॉज दिस गुड्स और मर्केंडाइज इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड. Then there is sale when these two parties are involved, which are business and customer. बिजनेस और कस्टमर ये दो पार्टी है जो इन्वॉल्व है सेल ट्रांजेक्शन में. तो बिजनेस ने अपने गुड्स सेल करे किसको, कस्टमर को, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेल. परचेज और सेल ये जो टर्म है वो यूज की जाती है गुड्स और मर्केंडाइज के लिए. अगर बाहर जा रही है तो होता है सेल, और अंदर आ रहा है तो उसे कहते हैं परचेज. ठीक है, गुड्स पर बिजनेस से परचेज की तो उसे कहते हैं परचेज, और बाहर जा रहे हैं तो उसको कहते हैं सेल. अब कस्टमर को ये लगा कि गुड्स हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, या डैमेज्ड है, डिस्ट्रॉयड है, टॉर्न्ड है, कुछ उसने कुछ माल फंक्शन उसमें फाइंड आउट किया, तो वो उसको वापस करता है. दैट मीन्स गुड्स आर अगेन गोइंग इनटू द बिजनेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड. Then there are discount or concession. This deduction in the normal selling price of something. Discount क्या है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम में अगर आप परचेज कर रहे हो उसको कहलाते हैं हम डिस्काउंट या फिर कंसेशन. अब ये डिस्काउंट और कंसेशन दो टाइप के हैं, ट्रेड डिस्काउंट और
कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का नाम ही ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब ट्रेड से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में गए, एक होलसेल मार्केट में गए, और होलसेल मार्केट में उन्होंने बोला कि ये गुड्स था, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट है, ये टी शर्ट 1000 रुपीज की है, पर हमने कहा नहीं, हमें 1000 रुपीज की तो नहीं, 800 रुपीज की देंगे, आपको देनी है दीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो वो जो सेलर था वो एग्री कर गया कि 800 रुपीज में ठीक है, आप इसे परचेज कर लीजिए। तो हमारे लिए जो परचेज प्राइस हुआ वो हुआ ₹800, ना कि ₹1000 जो बोली गई बात थी। जिस पे ट्रांजेक्शन एक्चुअली एग्री हुई, जिस पे ट्रांजेक्शन इनकर हुई, वो है ₹800। सो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये ऑन द स्पॉट किया जाता है और नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये उसी मोमेंट पे हमें मिला, 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, पर इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं है। बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन में उस टी शर्ट का जो परचेज प्राइस जाएगा वो ₹800 जाएगा। देन कैश डिस्काउंट ये मिलता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट में हमेशा एक रिस्क होता है कि पता नहीं पेमेंट कब मिलेगा, कितने टाइम पीरियड बाद मिलेगा, और पूरा पेमेंट कई बार मिलता भी नहीं है। तो कस्टमर्स इनकम इनटू डिफॉल्ट्स, कुछ पेमेंट कम मिलता है या बहुत डिले करके मिलता है, उस पेमेंट को निकलवाने के लिए हमें कई सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दैट रिस्क, ऑल दैट एफर्ट्स, कस्टमर कंपनी चाहती है कि हमें कैश में पेमेंट मिले, और कैश में पेमेंट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए कंपनी कैश डिस्काउंट ऑफर कर देती है। दैट इज कि अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको मैं 1%, 2% या 5% को कैश डिस्काउंट दे दूंगा। सो ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमेशा अपनी प्लेस बनाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये टाइप ऑफ कैश डिस्काउंट, अब ये कैश डिस्काउंट भी दो टाइप का है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड मिलता है हमें एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हम परचेज कर रहे हैं and the business is making payment in cash on that particular time, तो उसको मिलता है डिस्काउंट रिसीव, ये कंपनी की इनकम होती है। एंड देन डिस्काउंट अलाउड, जो वो अपने कस्टमर्स को अलाउ कर रहा है इन ऑर्डर टू एंकरेज कैश पेमेंट, तो उसको कहते हैं हम डिस्काउंट अलाउड, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। अब ये इनकम और एक्सपेंस क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल। क्रेडिटर्स वो है जिसको बिजनेस को कुछ अमाउंट इन फ्यूचर पे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज कर लिए किसी से इन क्रेडिट, उधार में खरीदे, तो उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा ना फ्यूचर में, तो वो हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर्स या फिर अकाउंट्स पेबल्स। सिमिलरली डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब वो लोग जिनको कंपनी को पे करना है इन दी फ्यूचर, फ्रॉम द होम अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल कुछ कस्टमर्स से जो आपसे क्रेडिट में गुड्स परचेज करके लेके गए, वो आपको कभी ना कभी तो पे करेंगे ना, तो वो आपके क्या हो गए, डेटर्स हो गए या फिर अकाउंट रिसीवेबल हो गया। देन कैपिटल या फिर ओनर्स इक्विटी। कैपिटल या फिर ओनर्स इक्विटी वो होती है जो फंड बिजनेस को उसके ओनर ने प्रोवाइड किया है। इसको बिजनेस अपने पास एक इंटैक्ट रखता है, अलग साइड रखता है, और इसको यूज करता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट फॉर द ओनर। Liability, any amount which is payable by the business, that is capital and other liabilities. बिजनेस ये मान के चलता है कि जो कैपिटल ओनर ने उसमें इन्वेस्ट करी है वो भी उसको उसे वापस करनी है, उसे ओनर का 1 रुपया भी नहीं रखना। और सिमिलरली अदर लाइबिलिटीज जिनकी भी है, जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उसको भी पेमेंट करना है। Then there is asset, any source which is kept by business and is expected to earn profit for business। कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस ने ये सोच के रखी है कि ये आने वाले फ्यूचर में मुझे और प्रॉफिट कमा के देगी, वो कहलाती है एसेट। एसेट हमारी दो टाइप की है मेजरली, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है लाइक बिल्डिंग, और इनटेंजिबल वो है कि जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट वो
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है या फिर कंपनी की गुडविल है। गुडविल मतलब इतने सारे सेम टाइप के बिजनेस के ओनर्स हमारे नियर बाय मार्केट में होते हैं, पर हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हमें एक पर्टिकुलर शॉप पे भेजते हैं, या हमारी कोई मनपसंद शॉप होती है, कोई इस फर्म होती है जिसके पास से ही हम डीलिंग करना पसंद करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म, जिसकी वजह से उसको रिपीटेड बिजनेस मिलता है। सो ऐसी कोई भी चीज जो छू नहीं सकती, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट। देन देयर इज टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट। टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट में सॉरी टाइप्स ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट हमारी दो टाइप की है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एसेट को हम कहते हैं फिक्स एसेट और शॉर्ट टर्म को हम कहते हैं करंट एसेट। लॉन्ग टर्म का मतलब है जो एक साल से ज्यादा के लिए हमें यूज करवाई जाएगी, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग और फर्नीचर। और शॉर्ट टर्म मतलब जो एक साल के स्पेन में आपने बिल्डअप करी हो, फॉर एग्जांपल गुड्स एंड कैश, जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है उसको हम कहते हैं करंट एसेट। उसके बाद आती है हमारी कुछ और इम्पोर्टेंट terminologies like drawings, cash or goods withdrawn by the owner for business for personal from business for personal use। बिजनेस से ओनर ने कुछ कैश या गुड्स विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए। जब बिजनेस ने उसकी कैपिटल को अपनी लाइबिलिटी मान रखा है, तो जो बिजनेस की चीजें ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए करेगा, उसी अमाउंट से हम उसकी कैपिटल को कम कर देते हैं। It is a kind of expense for the owner। Then accounting period, वो स्पेंड जिसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम और एक्सपेंस का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और एसेट और लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। एक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है और एसेट और लाइबिलिटीज को भी मेजर किया जाता है। रेवेन्यूज और इनकम क्या है? चार्जेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। चार्जेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। आपने कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज दिए उसके अगेंस्ट जो भी कुछ आप कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं वो रेवेन्यू कहलाता है। देन प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या है? रेवेन्यू अर्न करने के लिए आप जितनी भी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड expense। Then there is a term called depreciation which is majorly used in accounting। Depreciation क्या है? Gradual decrease in the value of asset due to its normal usage and because of that normal and wear and tear that happens on that asset। आप कोई भी चीज खरीदते हैं उसको रेगुलरली यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू में कमी आती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है फॉर द बिजनेस एंड अ बिल्डिंग could be depreciated at 10% per annum। This rate could change, but हम ये मान के चलते हैं नॉर्मली बिजनेस में एक बिल्डिंग को आप यूज कर रहे हैं तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन आपका इनकर हो रहा है। देन नेट इनकम, द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। टोटल नेट इनकम और प्रॉफिट एक ही सी बात है। इसमें क्या है कि रेवेन्यू में से आपने जितने भी एक्सपेंसेस माइनस कर दिए वो कहलाती है हमारी नेट इनकम या फिर हम उसको कहते हैं प्रॉफिट। बैलेंस शीट क्या है? वो एक वैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जो प्रोवाइड करती है कि स्नैपशॉट जो डिपेंड शो करता है दैट शोकेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस containing of its assets, liabilities and equity। इसके बाद बनती है हमारी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट है एक समराइज फॉर्म कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और इसका रिजल्ट ही कहलाता है हमारा नेट इनकम या फिर लॉस। Then there is cash flow statement, a financial statement that shows the inflows and outflows of cash within a business over a specific period। It is categorized into operating, investing and financing activity। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपनी के पास कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ ये शो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में।
उसके बाद आती है हमारी जनरल लेजर। जनरल लेजर एक कंप्लीट रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। जितने भी ट्रांजैक्शन कंपनी ने अपनी लाइफ स्पेन में करे हैं उन सब का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अकाउंट्स के फॉर्म में पूरा रिकॉर्ड होता है जनरल लेजर में। तो ये फाउंडेशन है, ये बेस है जिसके बेसिस जिसके जिस बेस के ऊपर बिल्डिंग ले डाउन करी जाती है वो है बिल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ on the foundation of general ledger. Then there is ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इस जनरल लेजर के जितने भी अकाउंट्स आपने मेंटेन करे हैं उनके जितने भी बैलेंसेस हैं उसका लिस्ट है और इसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा था आपने के फर्म ने एक टी शर्ट सेल करी, टी शर्ट सेल करी तो वो टी शर्ट तो आपके बिजनेस से बाहर गई लेकिन उसके बदले में कैश भी आपको रिसीव हुआ। ठीक है, या तो कैश रिसीव हुआ या एक प्रॉमिस रिसीव हुआ कि आपको पेमेंट फ्यूचर में मिलेगा, तो एक क्रेडिटर आपको मिला कंपनी को, सॉरी डेटर आपको मिला, एक कंपनी को एक डेटर मिला। तो दो पार्टी, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। तो डेबिट और क्रेडिट उसी को कहते हैं कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट है, एक तरफ से कुछ बिजनेस के पास से जाता है तो दूसरा कुछ बिजनेस के पास आता है। तो उस बेसिस पे ये जो ट्रायल बैलेंस है दैट मस्ट एग्री, दैट मींस द टोटल ऑफ डेबिट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट्स। Then there are journal entries, the initial recording of financial transactions in the accounting system, detailing the accounts affected, amounts and whether they are debits or credit. वो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो क्या हुई है उसको रिकॉर्ड करना, उसके बारे में बताना और उसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट इज नोन एज जनरल एंट्री। उसके बाद कुछ और हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आती है लाइक एक्रूअल अकाउंटिंग। एक्रूअल अकाउंटिंग का मतलब है कि आपको ये नहीं देखना कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश नेचर की है या नहीं है, उसका पेमेंट या रिसिप्ट कैश में हुई है या नहीं हुई है। यू हैव टू जस्ट सी कि वो ट्रांजेक्शन किस ड्यूरेशन में हुई है, किस टाइम स्पेंड में हुई है और वो उस टाइम स्पेंड में जो जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें फॉल कर रही है, तो यू विल रिकॉर्ड दैट। An accounting method that recognizes revenue and expenses when they are incurred, regardless of when cash is exchanged. This contrast with cash accounting. Cash accounting एक और फॉर्म है अकाउंटिंग का जिसमें आप अकाउंट्स तभी बनाते हैं या ट्रांजैक्शन आप तभी मानेंगे जब वो कैश में हो रही हो। देन देयर इज फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर क्या है हमारा? a 1 year period that companies use for financial reporting and budgeting। वो साल जिसके लिए कंपनी अकाउंट्स मेंटेन कर रही है वो फिस्कल ईयर है। which may or may not align with the calendar year। ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। जनरली जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी to 31 दिसंबर होता है और जो फिस्कल ईयर होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल till 31 March of the next year। बजट वो फाइनेंशियल प्लान है दैट एस्टिमेट फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस, कहाँ से हमें फ्यूचर इनकम हो सकती है और कौन कौन से हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस हो सकते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट इज यूज फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान और कंट्रोल करने के काम आता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये फाइनेंशियल रेशियोज। ये मैट्रिक्स है जिसके थ्रू कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता उससे को से लगाती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं लाइक आपने सुने होंगे करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है या नहीं है या क्या क्या चीजें चेक लगाने की जरूरत है। Then there is a term called audit। Audit क्या है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जिसमें वो ये चेक करता है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनी है या नहीं है। आज के डेट में बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए हैं और ये मैंडेट किया है कि जो कंपनीज है
क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आजकल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, तो वो सब अपने जितनी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इसी बेसिस पे, एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही बनाएं और अपनी सारी मटेरियल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ये काम है कि ये चेक करके बताना कि कंपनी ने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं किया है, जिससे कि एक बेटर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कर पाए। सो इन कंक्लूजन, मैंने आज जो डिस्कस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग के, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बिना फिनेंशियल अकाउंटिंग को समझना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत डिफिकल्ट है, और हम कभी भी एक साउंड डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे इफ वी डोंट हैव लिटरेसी टू दीज टर्म्स. So these basic accounting terminologies form the foundation of financial literacy. Familiarity with these terms will help individuals understand financial statements, engage in discussions about financial performance, and make informed business decisions. Thank you. That's all from my side. So Dr. Chadwag was signing off. Here is my email ID I had provided. If you have any uh, point that you need to be contacted with me, then do mail me on this email ID. Here I refer my channel name, YouTube channel name also, that is Accounting with Charu Agrawal. Do watch this for continued videos on accounting. Thank you. Thank you all.